हिमाचल प्रदेश की पार्वती घाटी नाम सुनते ही क्या याद आता है। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, बर्फ से ढके पहाड़ और बिल्कुल शांत वादियां। सच में ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती है ना। लेकिन आज हम इस स्रोत सामग्री के जिस विश्लेषण में उतरने वाले हैं वो इस स्वर्ग की एक बिल्कुल अलग और सच कहूं तो काफी खौफनाक तस्वीर पेश करता है। एक ऐसी सच्चाई जो अक्सर पर्यटकों की नजरों से बच जाती है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां लोग अपनी खुशी से जाते तो हैं, लेकिन उनमें से कई कभी वापस नहीं आते। आज हम इसी रहस्य की तह तक जाएंगे। हम देखेंगे कि इस घाटी के असली भौतिक खतरे क्या हैं और कैसे उन खतरों ने कुछ ऐसी मनोवैज्ञानिक और डरावनी कहानियों को जन्म दिया है जिन पर यकीन करना मुश्किल है। तो चलिए सीधे कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। आपकी स्क्रीन पे जो नंबर है 1000 से ज्यादा, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। रिपोर्टों और शोध के अनुसार 1990 के दशक से लेकर अब तक पार्वती घाटी में 1000 से भी ज्यादा लोग बिल्कुल रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके हैं। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इस लिस्ट में अमेरिका, पोलैंड और इजराइल जैसे देशों से आए अनुभवी विदेशी बैकपैकर्स भी हैं और सैकड़ों भारतीय नागरिक भी। मतलब कोई भी सुरक्षित नहीं है। और दुख की बात यह है कि छुट्टियां मनाने जाने वाले ज्यादातर लोगों को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं होता कि वो जिस खूबसूरत घाटी में घूम रहे हैं उसका इतिहास इतना डरावना है। आइए कुछ ऐसे मामलों की बात करते हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देते हैं। अगस्त 2015 को ही ले लीजिए। पोलैंड के 24 साल के ब्रूनो मुशालेक अचानक गायब हो गए। उनका आखिरी मैसेज क्या था? बस यही कि वो एक बस पकड़ने जा रहे हैं। उसके बाद कुछ नहीं। फिर 2016 में अमेरिकी नागरिक जस्टिन अलेक्जेंडर शेटलर का मामला सामने आया। अब ये कोई आम टूरिस्ट नहीं थे, बल्कि एक बेहद ट्रेंड सर्वाइवलिस्ट थे। वो खीरगंगा ट्रैक पर एक स्थानीय साधु के साथ निकले और फिर उनका कोई सुराग नहीं मिला। और 2021 में ध्रुव अग्रवाल का केस तो मतलब वो अपने परिवार से वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे, अचानक स्क्रीन हिलती है और पलक झपकते ही वो गायब। अभी हाल ही में मई 2026 में दिल्ली के मोहित चौधरी भी मलाणा क्षेत्र से ऐसे ही लापता हो गए। आखिर इन सबके साथ हुआ क्या? जब हम इन घटनाओं के पीछे के कारणों को तलाशते हैं तो हमारे सामने दो बिल्कुल अलग दुनिया उभर कर आती हैं। एक तरफ तो ये घाटी बैकपैकर्स के लिए किसी जन्नत जैसी है जहां शांति और सुकून मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ इसकी एक बहुत ही जानलेवा हकीकत है। आधिकारिक खबरों और पुलिस जांच को देखें तो पता चलता है कि लापता होने के कई मामले सीधे तौर पर यहां की खतरनाक भौगोलिक स्थिति और कुछ हद तक लापरवाही से जुड़े हैं। लोग बिना किसी प्रोफेशनल गाइड के अनजान रास्तों पर निकल जाते हैं और वहां अचानक उफनती नदियां या बेहद गहरी खाइयां उनका इंतजार कर रही होती हैं। ये वो असली भौतिक खतरे हैं जो इस शांत सी दिखने वाली जगह को एक खतरनाक भूल भुलैया बना देते हैं। इसके अलावा एक और कड़वी सच्चाई है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। 3 से 4 हजार रुपए, ये कीमत है सिर्फ 10 ग्राम मलाना क्रीम की। जी हाँ, ये इस क्षेत्र का एक बहुत ही मशहूर और हाई क्वालिटी कैनबिस प्रोडक्ट है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है कि इसने घाटी में एक बड़े ड्रग सिंडिकेट को जन्म दे दिया है। अब कई लेखकों और एनालिस्ट्स का ये मानना है कि कई बार बाहर से आने वाले टूरिस्ट्स अनजाने में इन अवैध नेटवर्क्स के रास्ते में आ जाते हैं या उनके जाल में फंस जाते हैं। तो ये भी इन लगातार हो रही गुमशुदगियों का एक बहुत बड़ा और बहुत ही वास्तविक कारण हो सकता है। अब जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, जब कोई भी समुदाय लगातार ऐसी त्रासदियों का सामना करता है तो आखिर क्या होता है? जब सारे तार्किक कारण खत्म हो जाते हैं और पुलिस की जांच भी कोई जवाब नहीं दे पाती, तो लोग खुद को कैसे समझाते हैं? मतलब इतने सारे लोग बिना किसी सुराग के हवा में कैसे गायब हो सकते हैं? ये बात गले नहीं उतरती है ना। तो जब वास्तविकता बहुत ज्यादा दर्दनाक और समझ के बाहर हो जाती है तो इंसान का दिमाग सुकून और कोई ना कोई अर्थ खोजने के लिए दूसरी दुनिया यानी अलौकिक मान्यताओं और रहस्यमयी कहानियों का सहारा लेने लगता है। और बस यहीं से जन्म होता है लोक कथाओं का। स्थानीय मान्यताएं इस बात का एक बहुत ही सटीक उदाहरण है कि पहाड़ के लोग अपनी दुनिया को कैसे देखते हैं। वो मानते हैं कि इन वादियों में चुड़ैलों, जोगनियों और रक्षक आत्माओं का वास है। अगर कोई जंगल में गायब हो जाता है तो उसे सिर्फ एक फिसल कर गिरने वाली दुर्घटना नहीं माना जाता, बल्कि उसे इन अलौकिक शक्तियों के गुस्से या उनकी इच्छा से जोड़कर देखा जाता है। ये रहस्यमयी लोक कथाएं दरअसल क्या है? ये उस गहरे दर्द और उन अनसुलझे रहस्यों के साथ जीने का एक सांस्कृतिक तरीका है, एक तरह का कोपिंग मैकेनिज्म। लेकिन कमाल की बात देखिए, ये डर सिर्फ सदियों पुरानी कहानियों तक ही सीमित नहीं है। आज के डिजिटल युग में ये अपना रूप बदल रहा है। क्या आपने इंटरनेट पर वायरल हुई रूम 307 की कहानी सुनी है?
ये एक बहुत ही मॉडर्न एग्जाम्पल है। होता क्या है कि एक ट्रैवल ब्लॉगर अमन एक पुराने होटल में रुकता है। उसके कैमरे में कुछ बहुत ही अजीब चीज़ें रिकॉर्ड होने लगती हैं, जैसे एक काली आंखों वाली लड़की का दिखना। और वीडियो के अंत में क्या होता है, वो सच में दीवार के अंदर खींच लिया जाता है। अब ये कहानी सच हो या ना हो, लेकिन ये साफ तौर पे दिखाती है कि कैसे घाटी के वो पुराने गहरे डर अब आज के इंटरनेट की भूतिया कहानियों में ढल रहे हैं। अच्छा, अब आप में से कुछ लोग शायद सोच रहे होंगे कि ये सब तो बस किस्से कहानियां हैं। तो चलिए इस विषय को एक बिल्कुल अलग अकादमिक नजरिए से देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एक शोधकर्ता हैं रिजुल सिंह। उन्होंने इंटीग्रल रिसर्च जर्नल में प्रकाशित अपने रिसर्च पेपर में हिमाचल प्रदेश की इन भूतिया कहानियों का बहुत गहराई से अध्ययन किया है। और उनका ये शोध इस बात पर पक्की मोहर लगाता है कि ये कहानियां सिर्फ मनगढ़ंत गपशप नहीं हैं, बल्कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक और सामाजिक भूमिका निभाती हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अकादमिक दुनिया इन कहानियों को महज अंधविश्वास कहकर खारिज नहीं करती, बिल्कुल नहीं। इन रिसर्च पेपर से पता चलता है कि ये भूतिया कहानियां दरअसल सांस्कृतिक ज्ञान, लोगों के प्रतिरोध और उनके लचीलेपन की बहुत ही अहम अभिव्यक्ति हैं। स्थानीय लोगों का इन आत्माओं पर जो विश्वास है, वो असल में उस सदमे, उस दर्द और उन छिपी हुई चिंताओं को प्रोसेस करने का एक जरिया है जो पीढ़ियों से चली आ रही गुमशुदगियों और ऐतिहासिक आघातों के कारण उनके अंदर घर कर गई हैं। यहीं पर एक बहुत ही भारी भरकम लेकिन बेहद जरूरी कॉन्सेप्ट सामने आता है, उत्तर औपनिवेशिक हॉन्टोलॉजी या पोस्ट कॉलोनियल हॉन्टोलॉजी। अब इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा ढांचा है जो हमें बताता है कि यहाँ भूत सिर्फ डराने के लिए नहीं है, वो उन लोगों, उन आवाज़ों और उस इतिहास के प्रतीक हैं जिन्हें या तो भुला दिया गया है या जो अचानक गायब हो गए हैं। पार्वती घाटी के मामले में ये भूत दरअसल उस समुदाय की गहरी चिंता और दुख का चेहरा है जो अपनों को खोने के लगातार दर्द को हर दिन सह रहा है। तो अगर हम इसे समेटें तो इन भूतिया कहानियों का समाज में एक बहुत ही स्पष्ट और जरूरी उद्देश्य है। रिसर्च के अनुसार ये कहानियां समाज के सामूहिक चिंताओं को मैनेज करने में मदद करती हैं। ये स्थानीय इतिहास को मिटने से बचाती हैं। ये उन लोगों को एक आवाज़ देती हैं जो लापता हो गए हैं या जिनकी आवाज़ें दबा दी गई हैं। और अगर हम बहुत ही प्रैक्टिकल होकर सोचें तो ये कहानियां खतरनाक भौगोलिक जगहों को एक भूतिया जगह का टैग देकर लोगों को वहां जाने से रोकती हैं। एक तरह से ये डर लोगों की जान बचाता है। इस पूरी बात का सार लेखिका मीनाक्षी चौधरी के इस बहुत ही मार्मिक कोट में छिपा है। वो कहती हैं कि ये कहानियां सिर्फ भूतों के बारे में नहीं हैं, ये लोगों की मान्यताओं, उनकी ज़मीन और उनके इतिहास के बारे में है। उनका काम इस बात पे जोर देता है कि हिमाचल में अलौकिक चीज़ें पश्चिमी दुनिया की तरह सिर्फ बहस का कोई मुद्दा नहीं है, वो लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक सहज हिस्सा है। इन कहानियों के सहारे ही वहाँ के लोग अपने आसपास की कठोर सच्चाइयों और त्रासदियों के साथ तालमेल बिठा पाते हैं। ये भूत और रहस्यमयी आत्माएं अजीब लग सकता है, लेकिन उनके लिए एक तरह का सहारा बन जाती हैं। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा ने आपको एक नए नजरिए से सोचने पर मजबूर जरूर किया होगा। पार्वती घाटी का ये पूरा रहस्य हमें ये दिखाता है कि कैसे इंसान का दिमाग वास्तविक दुनिया के अनसुलझे और दर्दनाक रहस्यों को लोक कथाओं में बदलकर उन्हें एक नया अर्थ दे देता है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने छूट जाता है। जब कोई व्यक्ति उन विशाल पहाड़ों में हमेशा के लिए खो जाता है, तो क्या वो सिर्फ पुलिस की एक फाइल बनकर रह जाता है, या फिर वो उस जगह की हवा, वहाँ के पेड़ों और वहाँ की लोक कथाओं का हमेशा के लिए एक हिस्सा बन जाता है? गायब होने वालों की यादों को ये वादियां कैसे अपने अंदर समा लेती हैं, सोचिएगा जरूर।